हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसे कवर कर रहे थे, जिसमें हम मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने जो है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें मुगल एम्पायर के बारे में जो है हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि जो मुगल एम्पायर है उनकी बैकग्राउंड क्या रहती है। राइट, बैकग्राउंड के बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद में जो है इनके एंसेस्टर्स की हमने बात की थी कि ये कहाँ से आए थे। एंड देन किस तरह से जो है यहाँ पे बाबर ने सबसे पहले सबसे पहले जो है यहाँ पे लेटेस्ट जो 16th सेंचुरी रहती है उस समय में दिल्ली आगरा को जो है अपने कंट्रोल में किया था। एंड दिल्ली आगरा से जो है वो 17th सेंचुरी तक यहाँ पे जो जितने भी उनके बाबर के बाद वाले जो रूलर्स हैं, अगर औरंगजेब तक की हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने जो है ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट जो अपना एम्पायर थी वो यहाँ पे एक्सपेंड कर ली थी। राइट, तो ये चीजें हमने जो है यहाँ पे कवर की थी। एंड लास्ट वीडियोस में हम ये भी देख चुके हैं कि उनके कौन कौन से कैंपेन्स रहते हैं। कैंपेन्स की जो है हमने यहाँ पे बात की है। एंड उनकी जो है एक तरह से किन किन के साथ जो है संधियां भी यहाँ पे हुई थी, वो भी हमने यहाँ पे बात की थी कि कौन कौन से रूलर्स ने जो है उन्हें अपने एक तरह से उनकी जो सॉवरेनिटी होती है वो यहाँ पे मान ली थी। राइट, सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम टॉपिक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब जो मुगल ट्रेडिशन है सक्सेशन का उनका ट्रेडिशन क्या था वो देखेंगे। सो द मुगल्स जो है वो प्रेमोजेनिचर जो रूल होता है उसमें वो बिलीव नहीं करते हैं। तो प्रेमोजेनिचर रूल क्या है, यहाँ पे जो एल्डेस्ट सन होता है वो ही पिता की एस्टेट को इनहेरिट करेगा। पहले ऐसा होता था कि जब पिता की डेथ हो जाती है तो उनके जो है कई बेटे हो सकते हैं, बट जो सबसे बड़ा बेटा है वो ही जो है अपने पिता की जो उनकी जितनी भी एम्पायर है उसे वो इनहेरिट करेगा, ऐसा पहले बोला जाता था। बट मुगल्स जो हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते हैं। इंस्टेड दे फॉलो द मुगल एंड टिमुरिड कस्टम ऑफ द कॉपरेसेनरी इनहेरिटेंस। राइट, कॉपरेसेनरी इनहेरिटेंस को जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वो जितनी भी पूरी एम्पायर है, जितने भी उनके बेटे हैं उसमें वो डिवाइड करते थे, डिवीजन करते थे कि सभी को जो है यहाँ पे उनका हिस्सा मिलना चाहिए। देन दूसरे रूलर्स के साथ जो है मुगल्स के रिलेशन किस तरह के थे, तो क्या था यहाँ पे जो मुगल रूलर जो है उन्होंने लगातार यहाँ पे कैंपेन कंटिन्यू रखे थे दूसरे रूलर्स के खिलाफ, जिन्होंने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना किया था। बट एज दी मुगल्स बिकेम पावरफुल, तो हम देखते हैं कि किस तरह से मुगल्स थे वो पावरफुल हो गए थे, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट उनका यहाँ पे रूल था। तो कई जो रूलर्स थे खुद ही उन्होंने जो है वॉलंटरली उन्हें ज्वाइन कर लिया था। मैं उनकी जो सॉवरेनिटी होती है, उनकी जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे ज्वाइन कर ली थी। तो इनमें से हम जो है राजपूत का नेम ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है। तो इन राजपूत में से जो है कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने जो है अपनी डॉटर्स की शादियां जो है वो मुगल फैमिलीज में भी की थी। एंड इनके बाद में जो है उन्हें यहाँ पे हाई पोजीशंस भी मुगल के कोर्ट में जो है वो प्रोवाइड करवाई गई थी। ओके, बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने इनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। कई ऐसे रूलर्स भी थे जिन्होंने जो है इनके खिलाफ जो है वो खड़े भी रहते हैं, रेजिस्ट भी किया था। तो एग्जाम्पल है सिसोदिया राजपूत से, उन्होंने जो है मुगल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना किया था। काफी लंबे समय तक जो है वो उनके साथ युद्ध करते रहते हैं। बट जब जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ता है सिसोदिया रूलर्स को, हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। राइट, जब वो हार जाते हैं फिर जाके जो है उनकी सॉवरेनिटी को मानते हैं। बट दूसरी तरफ ये भी चीज आपको देखनी है यहाँ पे कि जब जो है ये हार भी जाते हैं, उनकी सॉवरेनिटी को जो है ये मान भी लेते हैं। जो मुगल रूलर्स हैं, मुगल रूलर्स जो है वो जीत भी जाते हैं यहाँ पे। तो मुगल रूलर्स क्या करते हैं कि वो जो है फिर भी इन सिसोदिया रूलर्स को काफी ऑनरेबली ट्रीट करते हैं, काफी जो है रिस्पेक्ट उन्हें देते हैं। उन्हें जो है उनकी लैंड्स जो होती हैं वो दे दी गई थी, जिसे हम वतन बोल सकते हैं, एज ए असाइनमेंट्स, वतन जागीर। ओके, असाइनमेंट्स मीन वतन जागीर। यहाँ पे क्या होता था कि कुछ लैंड होती है वो यहाँ पे किसी पर्सन को दे दी जाती है, तो वहां से जो है लैंड जो एक तरह से टैक्स होते हैं, लैंड टैक्स होते हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो उन्हें जो है अच्छी पोजीशन यहाँ पे दी गई थी। हाउएवर सिसोदिया राजपूत हार भी जाते हैं। ओके, वो उनकी सॉवरेनिटी को जब मान लेते हैं तो मुगल जो है उनके साथ काफी अच्छे से व्यवहार करते हैं। सो द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग
बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स। तो हमने ये भी देखा है, आप ये बोल सकते हो कि मुगल्स जो थे उन्होंने कितने अच्छे से बैलेंस यहाँ पे किया था कि जो है इवन उन्होंने हरा भी दिया था दूसरे रूलर्स को, बट उन रूलर्स को जो है ये ह्यूमिलेट नहीं करते थे, अपने ओपोनेंट्स को जो है ये ह्यूमिलेट नहीं करते थे, जिसकी यही वो रीजन था जिसकी वजह से द मुगल्स एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफिटन्स, राइट। इसी की वजह से जो है मुगल्स सक्सेसफुल रहते हैं एक तरह से दूसरे किंग्स एंड चीफ्स के ऊपर जो है अपना रूल एक तरह से इस्टेब्लिश करने में। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। बट जो है हर टाइम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैलेंस ही जो है बना रहे, कई बार जो है कई प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ जाती थी, बट फिर भी जो है काफी अच्छे से इन्होंने हैंडल किया था। तो मुगल की जो यहाँ पे मैरिजेस राजपूत के साथ हुई थी उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो जहांगीर की मदर थी वो थी कछवाहा प्रिंसेस, राइट, वो जो कि राजपूत रूलर थे, जो कि अंबर के रूलर थे, जिसे हम मॉडर्न डे जयपुर भी बोलते हैं। द मदर ऑफ शाहजहां, शाहजहां की जो मदर थी वो राठौर प्रिंसेस थी, द डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जिसे हम जो है जोधपुर बोलते हैं, राइट। प्रेजेंट जोधपुर एरिया जो है वो मारवाड़ था उस समय में, तो वहां से वो बिलोंग करती थी शाहजहां की जो मदर थी। नाउ बात आती है यहाँ पे इनकी पॉलिसीज की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है मनसाबदार एंड जगीरदार जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जिस तरह से इनकी एम्पायर जो है वो एक्सपेंड हो रही है, डिफरेंट रीजन्स जो है वो इनके कंट्रोल में आ रहे हैं, तो मुगल्स ने जो है इन एरियाज को जो है अच्छे से हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा जो है लोगों को रिक्रूट भी किया था अपने अंडर। तो क्या था यहाँ पे, कुछ टर्किश नॉबल्स थे जो कि टर्क से यहाँ पे आए थे, राइट, टर्क से यहाँ पे आए थे। तो देन उसके बाद में कुछ ईरानियंस थे, इंडियंस थे, मुस्लिम्स थे, अफगान, राजपूत, मराठास एंड कुछ और भी ग्रुप्स थे। तो इन सब लोगों को जो है उन्होंने यहाँ पे हायर किया हुआ था एंड इन्हें जो है कुछ कुछ एरियाज यहाँ पे दिए हुए थे एक तरह से वहां पे अच्छे से मेंटेन करने के लिए एरियाज को। अब क्या था, दोज हु ज्वाइन द मुगल सर्विस, तो इनमें से जिन लोगों ने मुगल की सर्विस को ज्वाइन किया था या फिर इनके अंडर वो काम किया करते थे, उन्हें जो है मनसाबदार बोला जाता था। ये जो सारे ही ऑफिसर्स थे इनके, इन्हें मनसाबदार बोला जाता था। द टर्म मनसाबदार, तो ये जो मनसाबदार टर्म है इसका मीनिंग क्या है, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन जिसे जो है मनसाब दी जाती है, जिसके पास मनसाब होती है, मीनिंग एक पोजीशन या फिर एक रैंक होता है। ओके, तो यहाँ पे एक पर्सन है उसे मनसाबदार क्यों बोला जाता है, उसके पास एक मनसाब होता है। मनसाब क्या होता है, एक पोजीशन होती है, एक रैंक होता है, राइट। डेट इज वाई उन्हें जो है मनसाबदार बोला जाता है। तो मनसाब एक पोजीशन या फिर रैंक को बोला जाता है एंड एक पर्सन को जब कोई भी पोजीशन या फिर रैंक दे दी जाती है उसे मनसाबदार बोला जाता है। तो ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि मुगल्स ने यहाँ पे यूज किया था। क्यों यूज करते थे, रैंक फिक्स करने के लिए कि कौन सा पर्सन यहाँ पे जो कौन सा ऑफिसर है उसका क्या रैंक है, उसकी सैलरी को फिक्स करने के लिए एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फिक्स करने के लिए जो मुगल्स ने यहाँ पे ये मनसाब जो होते हैं या फिर जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो रैंक्स होते हैं वो यहाँ पे बनाए थे। ओके, एंड जो रैंक होते हैं एंड जो सैलरी होती है उन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डिटरमाइन किया जाता था। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कौन सा वर्ड वो यूज करते थे, उसे जो है वो जात वर्ड यूज करते थे। ओके, तो जितनी ज्यादा हायर होगी किसी पर्सन की जात, उतना ही जो है वो उस पर्सन की पोजीशन जो है वो प्रेस्टिजियस होगी, ओके, कोर्ट में, एंड उतनी ही ज्यादा उसकी यहाँ पे सैलरी होगी। सपोज यहाँ पे अगर किसी पर्सन का 1 रैंक है, राइट, या फिर 1 हम बोल सकते हैं जात है या फिर मनसाब है, तो वो क्या है, उसकी सैलरी सपोज यहाँ पे 10,000 कर दी गई है। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ। एंड उसके बाद में अगर कोई पर्सन जो है उसका 100 रैंक है, 100 जात है या फिर मनसाब है, तो उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे कितनी होगी, वो यहाँ पे 50,000 होगी। ओके, इस तरह से जितना बड़ा जात होगा उतनी ही ज्यादा जो है उसकी यहाँ पे सैलरी दी जाती है उसे, उतना ही वो जो है प्रेस्टिजियस उसकी यहाँ पे कोर्ट में पोजीशन होगी। तो जो मनसाबदार होते हैं, राइट, ये जो जिन्हें मनसाब दिया जाता है, जिन्हें रैंक दिया जाता है, उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो क्या थी, वो क्या था कि उन्हें जो है कुछ नंबर ऑफ, कुछ स्पेसिफाइड नंबर जो सावर होते हैं, सावर किसे बोला जाता है, कैवलरी मैन को, जो कि घुड़सवार सैनिक होते हैं। तो ये जो मनसाबदार होते हैं उनके अंडर कौन होते हैं, कुछ नंबर ऑफ कैवलरी मैन होंगे, वो यहाँ पे रखने होंगे, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किए जाते थे मुगल्स के द्वारा ही, मुगल रूलर्स के द्वारा ही।
अब ये जो मनसाबदार हैं जिन्होंने अपने अंडर कैवलरी मैन को रखा है, कुछ घुड़सवारों को रखा है, तो वो जो है इन कैवलरी मैन को जो है रिव्यू के लिए लेके आया करते थे। जब उनके रिव्यू होता था तो उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ करती थी इन कैवलरी मैन की। उनके हॉर्सेस को जो है एक ब्रांडेड भी किया जाता था, ब्रांड लगाया जाता था कि किस तरह का घोड़ा है उनका, कौन सी नस्ल का है, एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज ए सैलरी। तो इसके बाद में जब ये सारा काम हो जाता था तो इस मनसाबदार को जो है कुछ पैसे दे दिए जाते थे कि वो इन कैवलरी मैन को जो है वो सैलरी दे सके। तो ये जो मनसाबदार होते हैं उनकी सैलरीज कहाँ से आती थी? रेवेन्यू असाइनमेंट्स उन्हें दे दी जाती थी, जिन्हें हम जागीर्स बोलते हैं, विच वर समवट लाइक द इक्ताज। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इक्ताज जो होते हैं, एक लैंड होती है, वो इक्तादार को दे दी जाती है, वहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, वही उनकी सैलरी होती है। इक्ता के बारे में आपने पढ़ा था ना। तो ये जागीर जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, यहाँ पे इक्ताज के जैसी ही होती हैं। तो ये जागीर यहाँ पे मनसाबदार को दे दी जाती थी, वहां से जो है वो सैलरीज ले सकते थे। बट अनलाइक मुक्तिज, मोस्ट मनसाबदार जो होते हैं वो क्या थे, जैसे हमने देखा था कि जो इक्ताज यहाँ पे दी जाती थी, जो लैंड यहाँ पे दी जाती थी, तो वहां पे जो मुक्तिज होते हैं, राइट, जो इक्तादार होते हैं या फिर जो मुक्तिज होते हैं वो उसी एरिया में ही रहा करते थे, राइट। बट जो मनसाबदार होते हैं दे डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स, ना ही वो वहां का प्रशासन चलाते थे, ना ही एक्चुअली वो वहां पे रहा करते थे। बट उनका मेन काम क्या होता था, वहां से वो जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे। तो ये मेन डिफरेंस है किसके बीच में, इक्तास के बीच में एंड जागीर्स के बीच में। इक्तास में यहाँ पे जो इक्तादार होते हैं या फिर जो मुक्तिज होते हैं वो उसी लैंड में रह के वहां का प्रशासन भी चलाते हैं एंड इवन जो है सैलरी भी या फिर जो हम बोल सकते हैं कि टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जागीर्स में जो है वो एक तरह से जो मनसाबदार होते हैं वो नहीं रहते हैं, बट वहां का टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, बट ना ही वहां का वो प्रशासन चलाते हैं। ओके, they only had rights to revenue of their assignments which was collected for them by their servants। तो अब जो है वो खुद भी नहीं जाते थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, अपने सर्वेंट्स को वो वहां पे भेजा करते थे। ओके, वाइल जो मनसाबदार होते हैं वो दूसरे पार्ट जो होते कंट्री के वहां पे वो सर्व किया करते थे, राइट। तो अकबर के रूल में इन जागीर्स को जो है काफी केयरफुली असेस भी किया जाता था कि एक तरह से इनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। तो ये यहाँ पे जो है असेसमेंट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स भेजे जाते थे कि इनका जो मनसाबदार का जो टैक्स है वो उस फिक्स सैलरी से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ देयर मनसाबदार, राइट। ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही वो कम होना चाहिए। बाय द औरंगजेब रूल, बट अब क्या था यहाँ पे कि औरंगजेब के समय में आते आते यहाँ पे कि ये चीज नहीं रहती है, काफी जो केयरफुली पहले अकबर के रूल में काफी केयरफुली असेस किया जा रहा था, बट औरंगजेब के समय में आते आते ये चीज वहां पे नहीं रहती है। तो क्या था कि जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था इट वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, जितना यहाँ पे जो है उनके लिए सैलरी फिक्स की गई थी, राइट, उससे जो है काफी कम उन्हें जो है एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करने को मिलता था जो यहाँ पे मनसाबदार हुआ करते थे। मीन उनकी जो सैलरी होती है वो कम हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि क्या था, क्या रीजन था, इस समय तक आते आते जो मनसाबदार की संख्या होती वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो कितने मनसाबदार को यहाँ पे लैंड देंगे, तो कभी सभी के पास जो है अब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लैंड के। तो क्या था यहाँ पे, विच मीट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर, उन्हें काफी वेट भी करनी पड़ती थी अपनी जागीर को लेने के लिए। सो दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा शॉर्टेज आ जाती है जागीर्स की नंबर में, क्योंकि जो लैंड है वो इतनी ज्यादा तो थी नहीं, मनसाबदार की जो संख्या बढ़ जाती है तो काफी छोटे छोटे टुकड़े जो है यहाँ पे अब देने पड़ते हैं। सो एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल, जिसकी वजह से अब ये जागीरदार क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा जो है वो रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं वो करें। ओके, तो यहाँ पे जो करप्शन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सो औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रूल। तो औरंगजेब जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं इन डेवलपमेंट्स को जो है कंट्रोल करने में। एंड क्या था, यहाँ पे जो पीजेंट्री होती है इस सब में जो किसान होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, उन्हें ज्यादा यहाँ पे सफर करना पड़ता है, उन्हें जो है ज्यादा टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट जब्त एंड जमींदार जो है ये भी एक वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या था यहाँ पे मेन सोर्स क्या था इनकम का, यहाँ पे मुगल रूलर के पास था, वो था टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, की जो टैक्स यहाँ पे पीजेंट्री के ऊपर लगाया जाता है। सो इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट जो थे
दे पे टैक्सेस थ्रू द रूरल इलाइट्स दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफ। तो ये जो पीजेंट होते हैं वो किसके थ्रू यहाँ पे टैक्स पहुंचाया करते थे अपने रूलर के पास। यहाँ पे गांव में कुछ रूरल इलाइट्स होते हैं या फिर हेडमैन होते हैं, पीजेंट्स जो है इन हेडमैन को टैक्स दे देते थे एंड इसके बदले में जो हेडमैन है वो रूलर्स को टैक्स दे दिया करते थे। सो द मुगल यूज्ड वन टर्म, जो मुगल जो है वो एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं जमींदार, राइट। इन सभी इंटरमीडिएट्स के लिए जो यहाँ पे चीफ हुआ करते थे या फिर जो रूरल इलाइट्स हुआ करते थे, इन सब के लिए मुगल्स ने एक टर्म यूज किया है, डेट इज दी जमींदार। ओके, सो वेदर दे वर द लोकल हेडमैन ऑफ द विलेजेस और द पावरफुल चीफ, कोई भी यहाँ पे पर्सन हो उन सबके लिए जो है वो जमींदार वर्ड यूज किया करते थे। तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं तोदरमल, उन्होंने जो है वो क्या करते थे, वो काफी केयरफुल सर्वे किया करते थे, जितनी भी क्रॉप यील्ड यहाँ पे हुआ करती थी, इतनी भी पैदावार यहाँ पे हुआ करती थी, एंड उसी पैदावार के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस होती हैं या फिर जो एरियाज कल्टीवेट किए जाते हैं 10 सालों के लिए 1570 से लेकर 1580 के बीच में, तो वहां पे जो है प्राइसेस को सेट किया जाता था। ओके, इन सभी का जो है उन्होंने काफी केयरफुली सर्वे किया था कि कितनी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, कितनी पैदावार होती है, कितने प्राइसेस है उनके, कितना एरिया यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इसी डाटा के बेस के ऊपर जो टैक्स होते हैं वो हर क्रॉप के ऊपर जो है यहाँ पे फिक्स किए गए थे, वो भी कैश में। तो हर प्रोविंस को जो है रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया गया था, एक राज्य है उसे छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया गया था, एंड सभी के जो है अपने ही कुछ शेड्यूल हुआ करते थे, उनके जो रेवेन्यू रेट्स होते वो भी अपने ही हुआ करते थे फॉर द इंडिविजुअल क्रॉप्स। सो दिस रेवेन्यू सिस्टम, इस तरह के रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोला जाता है, जब्त बोला जाता है। ओके, तो ये वर्ड्स जो है जब्त हो गया, जमींदार हो गए, मनसाबदार हो गए, मनसाब हो गए या फिर जात हो गया, राइट, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरिया, यहाँ पे जो मुगल थे, राइट, वो एडमिनिस्ट्रेशन वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड, तो जिस लैंड को यहाँ पे सर्वे किया जा सकता था वहां पे ये जो चीज थी जब्त या फिर जमींदार जैसे जो वर्ड्स है वो यूज किए जाते थे, एंड वहां पे जो है काफी केयरफुली अकाउंट्स को भी जो एक तरह से अच्छे से रखा जा सकता था, राइट। वही एरियाज में, उन्हीं एरियाज में जो है ये वाला जो सिस्टम था वो स्टार्ट किया गया था, जमींदार वाला या फिर जब्त वाला। बट गुजरात एंड बंगाल जो दूसरे दूर के एरिया थे वहां पे उन प्रोविंसेस में इस तरह की चीजें जो थी वो पॉसिबल नहीं थी, वहां पे जाके जो एक तरह से रेवेन्यू मिनिस्टर्स जो नहीं देख सकते थे, ना ही जो है वो वहां पे इनका अच्छे से हम बोल सकते हैं कि सर्वे कर सकते थे। ओके, तो कुछ एरियाज में जमींदार को जो है काफी ज्यादा पावर दी गई थी, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर को ड्राइव देम टू द रिबेलियन। तो अब यहाँ पे कई बार एक्सप्लॉयटेशन भी की जाती थी मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा इन जमींदार्स की, तो जिसकी वजह से क्या रहता है कि अब जमींदार्स भी मुगल्स के खिलाफ हो जाते, विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या था, समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, तो ये जो जमींदार होते हैं या फिर जो पीजेंट्स होते हैं वो भी अब जो है विद्रोह करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा यहाँ पे दब रहे थे। इवन अगर हम बात करें यहाँ पे जमींदारों की, ये जो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी ये जो हम बात कर रहे थे इसमें मनसाबदार की, राइट, अगर मनसाबदार की बात करें, जमींदार की बात करें, तो ये जो है इसमें जो पीजेंट्स होते हैं या फिर जो जमींदार होते हैं वो ज्यादा दब रहे थे, उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो है वो विद्रोह पे उतर आते हैं, जिसकी वजह से इन विद्रोह की वजह से, इन पीजेंट रिवोल्ट्स की वजह से जो मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी होती है वो 17th सेंचुरी के एंड में जो है वो लॉस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो खत्म होनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ओके, so with this we will continue with the same chapter in our next lesson. So अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।